हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको भारत में राष्ट्रवाद के उदय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास बहुत तेजी से हुआ और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास ब्रिटिश उपनिवेशवाद की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। चूंकि भारत में राष्ट्रवाद जैसा ऐतिहासिक परिवर्तन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान यानी उनके तत्वाधान में ही हुआ, तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दो विरोधाभासी परिणाम निकले। पहला विनाशकारी और दूसरा पुनरुद्धारक। यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दो परिणाम निकले। पहला विनाशकारी, जिसने आर्थिक शोषण के जरिए भारतीय कृषि उद्योग व्यवस्था को तहस नहस करके भारत आर्थिक संसाधनों का ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के लिए प्रयोग किया। और पुनरुद्धारक में उन्होंने राजनीतिक व प्रशासनिक एकीकरण किया, आवागमन के आधुनिक साधनों का विकास किया, आधुनिक शिक्षा का प्रसार व समाचार पत्रों का विकास आदि था, जिसने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारत में राष्ट्रवाद इन दोनों तत्वों का मिला जुला परिणाम है। जहां आर्थिक शोषण से उत्पन्न सार्वजनिक गरीबी तथा रोष ने राष्ट्रीय हित बनाम ब्रिटिश हितों के प्रति जागृत किया, वहीं आधुनिक शिक्षा, समाचार पत्र आदि ने राष्ट्रवाद की भावना को सुदृढ़ किया। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अथवा राष्ट्रवाद का उदय अनेक कारणों तथा परिस्थितियों का परिणाम है, जिसमें पहला है औपनिवेशिक शासन का परिणाम, जिसमें विदेशी शासकों की विभेदकारी व शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने भारतीय कृषि तथा पारंपरिक उद्योगों को नष्ट करके आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। परिणाम स्वरूप लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश की भावना का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन द्वारा अपने हितों की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया रेलवे का विस्तार, डाक एवं प्रशासनिक व्यवस्था दूसरा प्रमुख कारण था, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र का भौगोलिक एकीकरण हुआ। लोगों का देश के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों का पारस्परिक संपर्क हुआ, जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला। दूसरा है भारतीय पुनर्जागरण। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्गीय लोगों ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, अनैतिकताओं, अवांछनीयताओं एवं रूढ़ियों से मुक्ति का मार्ग दिखाया तथा श्वेतों के अधिभार सिद्धांत के विपरीत भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनर्स्थापित किया। परिणाम स्वरूप भारत में नवीन राष्ट्रीय चेतना के विकास को बल मिला। तीसरा है पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन। इसने भी भारतीय राष्ट्रवाद के उदय व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों को पश्चिमी पुनर्जागरण के उदात्त मूल्यों से अवगत कराया तथा एक नया वैचारिक आयाम प्रदान किया। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों जैसे स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना ने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद का एक नया बीज बो दिया। परिणाम स्वरूप वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली। चौथा है प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। प्रेस व समाचार पत्रों ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी तंत्र की मानसिकता से लोगों को परिचित कराया तथा देशवासियों के मन में एकता की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा ब्रिटिश शासन के शोषणकारी स्वरूप का पर्दाफाश किया, जिसके फलस्वरूप एक संगठित आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तत्कालिक कारणों 1857 के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर बढ़ती हुई गरीबी और जहालत के कारण किसानों के असंतोष में वृद्धि हुई। दूसरा है 1870 का कृषि मंदी का भारतीय किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव। 1870 से 1899 के बीच पड़े भीषण अकाल, जिससे लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। चौथा, दक्षिण भारत में अकाल के समय दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में। ऐसे समय में लॉर्ड लिटन की घोषणा की इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि ग्रहण कर ली है। दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन किया गया, जिसकी तीव्र सार्वजनिक आलोचना हुई, जिससे आहत होकर लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी पारित कर भारतीय भाषा में समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगाकर प्रेस की स्वतंत्रता का हरण कर लिया। 1878 में सिविल सर्विस की आयु सीमा कम करके 21 से 19 वर्ष कर दी गई, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ा। शस्त्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट 1978 के द्वारा भारतीयों को हथियारों से विमुक्त करने हेतु यानी निशस्त्र करने हेतु पारित किया गया। भारतीयों के हथियार रखने व उनके प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटेन के कपड़ा निर्माताओं को खुश करने के लिए 1879 में सूती कपड़े पर आयात शुल्क को समाप्त कर दिया गया, जिससे भारी मात्रा में विदेश निर्मित सूती कपड़े को भारत के बाजारों में भरा जाने लगा।
इसके अलावा 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद भी भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। 1861 में समस्त पूरे देश में एक समान फौजदारी कानून लागू किया गया। इससे पहले भारत के प्रेसिडेंसी नगरों में यानी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यूरोपियन कानून प्रचलित थे और ग्रामीण क्षेत्रों में मुगल कानून प्रचलित थे। तो उस समय यह प्रथा बन गई थी कि प्रेसिडेंसी नगरों के भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय और भारतीय दोनों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में किसी यूरोपियन के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार केवल यूरोपीय न्यायाधीश को ही होता था। 1882 में एक भारतीय न्यायाधीश बिहारी लाल गुप्ता की पदोन्नति होने से एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। वह कलकत्ता में पद पर रहते हुए, क्योंकि कलकत्ता एक प्रेसिडेंसी नगर था, तो उस पद पर रहते हुए वो यूरोपीय व्यक्तियों की सुनवाई कर सकते थे, किंतु पदोन्नति होने के बाद उनका स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण वह यूरोपीय लोगों की सुनवाई से वंचित हो गए। तो इस तरह अपने अधिकारों की कटौती होने पर उन्होंने विरोध स्वरूप बंगाल के उप गवर्नर को पत्र लिखा। इस घटना के आधार पर सर पीसी इल्बर्ट, जो कि वायसराय की परिषद में उस समय विधि सदस्य थे, उन्होंने 1883 में एक बिल पेश किया जिसका उद्देश्य था जाति भेद पर आधारित न्यायिक अयोग्यताएं समाप्त की जाएं। बिल पेश किए जाने पर एक बड़ा विवाद पैदा हो गया, क्योंकि यूरोपियन बागानों के ठेकेदारों और पूंजीपतियों के लिए अब यह एक विशेषाधिकार यानी सेफ गार्ड की तरह कार्य करता था, जो कि अपने मजदूरों और कर्मचारियों का शोषण करते थे और विवाद होने पर यूरोपियन न्यायाधीश उन्हें छोटी मोटी सजा देकर छोड़ देते थे। अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक प्रतिरक्षण संघ बनाया और 1.5 लाख का चंदा एकत्र करके बिल के खिलाफ भारत और लंदन दोनों जगह दुष्प्रचार किया तथा नस्लीय आधार पर भारतीयों को यूरोपियन लोगों की सुनवाई हेतु अयोग्य ठहराया। अंग्रेजों द्वारा लॉर्ड रिपन की काफी आलोचना की गई। अंततः उसे झुकना पड़ा और नया संशोधित विधेयक पेश किया गया, जिसके अनुसार यदि यूरोपियन व्यक्तियों के मामले दंडनायकों यानी सेशन जज के समक्ष आते हैं तो उसकी सुनवाई 12 सदस्यीय ज्यूरी द्वारा की जाएगी, जिसमें कम से कम 7 सदस्य यूरोपियन अथवा अमेरिकन होंगे। यदि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यूरी उपलब्ध नहीं हुई तो ऐसे मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करनी होगी। तो इस प्रकार इल्बर्ट बिल विवाद से उत्पन्न अंग्रेजों के इस नस्लीय भेदभाव ने भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न कर दिया, जिससे राष्ट्रीय चेतना को बल मिला। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं।